ठीक है, तो फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जोशी मैडम कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको ये एग्जैक्ट टाइम टेबल आपके बैच के हिसाब से मिला होगा। वो सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं उसे लूंगा। ठीक है, आपका जो एग्जाम है वो अभी एडीएस की बात कर रहा हूँ मैं। एडीएस का जो कोड रहता है वो यहाँ पर हम आईटी कहते हैं उसे। ठीक है, आप एडीएस कहते हैं, हम उसे आईटी कहते हैं। अब वो स्टार्ट होगा 24 दिसंबर से, 2024 से, इसी महीने के 24 से। तो सबसे पहला जो आपका बैच ए का एग्जाम रहेगा वो स्लॉट रहेगा 1.5 घंटे के लिए, 10:30 सॉरी 10:30 से 12 बजे तक। ये 1.5 घंटे का फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर बैच ए यहाँ पर उनका एग्जाम देगी, और उसमें 30 पार्टिसिपेंट्स है। तो एडीएस में हमने 3 बैचेस किए हैं, बैच ए बी और सी, हमने मतलब एग्जाम सेंटर में। ठीक है, तो वो बैच ए कौन है, बैच बी कौन है, बैच सी कौन है, वो उनका क्लासिफिकेशन किया है उनके एनरोलमेंट नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो बैच ए में ये जो एनरोलमेंट नंबर दिख रहा है लास्ट में 111 से लेके 140, तो ये 30 स्टूडेंट्स बैच ए में आएंगे। तो बैच बी में कौन आएगा, 141 से लेके 168, यानी मतलब 28 स्टूडेंट वहां पर आएंगे। और बैच सी में 169 से लेके 191 करके ऐसे 22 स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके बैच सी में रहेंगे। ये मैं सिर्फ एडीएस की बात कर रहा हूँ, बाकी कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 24 से एग्जाम स्टार्ट होगा। सबसे पहला जो पेपर स्टार्ट होगा 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। तो पहला जो पेपर है वो कौन सा है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन। उसका सब्जेक्ट कोड क्या है, 28126। अब हम इसे क्रॉस चेक करते हैं हमारे सब्जेक्ट के फाइल से। सबसे पहले बताइए, स्क्रीन सबको बराबर दिख रहा है ना? ऐसा ना हो कि सब बोलने के बाद पता चले स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, तो प्लीज रिप्लाई कीजिए। कोई ऐसा यस, दिख रहा है सर। दिख रहा है जी ना? सर, दिख रहा है। ओके, ठीक है। अब आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है। तो अब ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आपका जो दो थ्योरी का सब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन, वो सब्जेक्ट कोड है 28126। तो बैच ए का कब रहने वाला है, सुबह 10:30 बजे। ओके, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, दूसरा सब्जेक्ट है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, 28127। ठीक है, अब हम बैच ए की बात करते हैं। अब हो गया बैच बी, तो बैच बी का कब है, तो बैच बी का है उसी दिन दोपहर को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। ठीक है, ऑलमोस्ट 4 बजे तक ही रहेगा, क्योंकि 1.5 घंटे का ही पेपर रहता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको 1.5 घंटे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आधे घंटे में ही हार्डली आपका पेपर हो जाएगा। दो, आपके पास 1.5 घंटा रहेगा, आप चाहे तो वो पूरा 1.5 घंटा आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके एग्जाम देने के लिए। कुछ कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे कि हमने देखा है कि 10-15 मिनट में ही उनका जो एग्जाम है फटाफट वो कंप्लीट करके सबमिट भी कर देते हैं। ऑनलाइन एग्जाम है तो एग्जाम आपका कंप्यूटर के ऊपर रहेगा। ठीक है, वहां जाने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, वहां जाने के बाद। ठीक है, वरना कल व्हाट्सएप पर मैसेज मत करना कि यूजर आईडी पासवर्ड क्या है। तो एग्जाम सेंटर वाले आपको अलर्ट करेंगे। ठीक है, वो आपको यूजर आईडी पासवर्ड सॉफ्टवेयर में डालना है। वहां पर मैं रहूंगा, एग्जाम सेंटर के जो टीचर है, फैकल्टी जो वो रहेगी। कोई भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल अगर आपको अड़चन आ रही है तो वहां पर वो आपको गाइडेंस के लिए रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उस सभी सेटिस्फाइड किए जाएंगे, आपको आंसर कर जाएंगे, तो आपको डरने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आपका फर्स्ट एग्जाम है तो थोड़ा सा नर्वस फील होगा, लेकिन डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैंने जैसे ही कहा था, ये 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा, 35 क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन आते हैं, उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, उसमें से एक चुनना है, दैट्स इट। तो ये 10-15 मिनट में हो जाता है। दो, आपके पास 1.5 घंटे का टाइम रहता है। अब ये होगा 24 दिसंबर का शेड्यूल। तो बैच ए और बैच बी का यहाँ पर ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन का पेपर रहने वाला है। अब नेक्स्ट आते हैं हम इसकी तरफ कि दूसरे दिन 25 तारीख को सुबह 8:30 बजे, ठीक है, किसका पेपर है, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, लेकिन वो गलती से टाइप हो गया है। इसका करेक्शन होके फाइनल जो आपका टाइम टेबल है अगेन करेक्ट होकर टाइप हो मिस्टेक, तो आपको मंडे को मिल जाएगा।
लेकिन मैं मेरे तरफ से ऑफिशियली आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन का पेपर है, किसका, बैच सी का। तो बैच सी में जो स्टूडेंट है वो 25 तारीख को वहां से स्टार्ट होगा उनका पेपर, सुबह 8:30 से लेकर 10 बजे। आगे दूसरा पेपर सेम डे को है, मतलब केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, जिसका कोड है 28127। अब बैच ए का कब रहने वाला है भाई, 10:30 से 12 बजे तक। और फिर 12:30 से 2 बजे तक किसका रहेगा, बैच बी का रहेगा। 2:30 से लेके 4 बजे तक किसका रहेगा, बैच सी का रहेगा। दैट्स इट, उसके बाद आपको रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो सेम डे का टिकट करा सकते हो, आप बस, ट्रेन, एरोप्लेन कहाँ से भी आए हो, आप बुकिंग करा सकते हो सेम डे, या फिर नेक्स्ट डे का वो आप पर है, आप कब का करो। लेकिन 4 बजने के बाद आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है, बैच सी का एग्जाम वहाँ पर 4 बजे तक खत्म होगा। हम ऐसा मान के चलते हैं कि मान लो कि वाईफाई या फिर इंटरनेट कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम आ गया, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कोई ये हो गया, तो आधा 1 घंटा यहाँ वहाँ हो सकता है। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर के हिसाब से हमने तो इससे पहले ही खत्म कर लिया था, ये भी याद रखना। ठीक है, तो लेट तो नहीं होने वाला है। हाँ, कोई इमरजेंसी आती है बहुत ही बड़ी तो ही आधा 1 घंटा यहाँ वहाँ हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। तो आपका एग्जाम जो है वो 2 ही दिन चलेगा, 24 एंड 25 को। तो ये याद रखना हमेशा, आपका 2 ही दिन एग्जाम चलने वाला है एडीएस का। अभी कोई डाउट है इसमें? अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर ये केमिकल प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट ये क्या है? तो ये 26 तारीख को भी दिया हुआ है, ये 27 तारीख को भी कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का पेपर दिया हुआ है, ये क्या है? तो ये जो है, ये पिछले ईयर के जो लोग एब्सेंट थे, जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो उनके लिए है, ये भी याद रखना। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि उनका भी जल्द से जल्द हम खत्म कर दें। ठीक है, तो ये यहाँ पर टाइम टेबल का एक्सप्लेनेशन था। अब आगे में मैं थोड़ी चीजें बताने वाला हूँ। तो अभी आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है ये बैकलॉग वाला को लिए है, यहाँ पर बैच ए बी सी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो ये सिर्फ बैकलॉग जो स्टूडेंट्स है पिछले ईयर के, प्रीवियस ईयर के, तो उनके लिए ये है। तो आपका जब एग्जाम है 24 और 25 के लिए है। अब एग्जाम हॉल में आपको क्या क्या लेके जाना है? नंबर 1, आपका हॉल टिकट, कॉलेज का आईडी कार्ड आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। पेन वगैरह रहेगा वहाँ पर अटेंडेंस पर सिग्नेचर करने के लिए, दैट्स इट, यही इतना ही इनफ है और इतना ही चाहिए। बाकी कुछ आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब चीज़ें आपको बैग वगैरह एग्ज़ाम हॉल के बाहर रखना पड़ता है। ठीक है? सर आई होप आपको यहाँ पर जो भी है इंस्ट्रक्शन मिल गए होंगे। मैं अभी एक-एक करके यहाँ पर क्वेश्चन लेने की कोशिश करूँगा। राजेश जी बोलिए। एक एक सर मिनट। आपने बोला था कि वर्बली इंटरव्यू भी होगा, तो एक बार बोला था लास्ट में। नहीं, वर्बल इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है? यस, ओरल ओरल एग्ज़ाम का था। अभी डियर ये 1 सेकंड। से मेरा सी बैच आ रहा है, तो सिर्फ 25 को ही एग्जाम होगा? 2 एग्जाम है सिर्फ 25 25 को? को। एडीएस का जो भी बैच सी है ना, उसका सिर्फ 25 तारीख को ही एग्जाम होगा। 25 तारीख को आपको 2 पेपर देना है। ठीक ओके, उसके अलावा कुछ है? नहीं यस, है ना सर? तो 24 को कुछ अगर नहीं। मैं वहां पहुंच जाता हूँ तो हॉल टिकट कॉलेज से ले सकता हूँ ना सर? 1 दिन पहले पहुंच जाना हॉल टिकट, और इसके लिए मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि जो भी जी, स्टूडेंट्स हैं, आपको 1 दिन पहले आके हॉल टिकट और आइडेंटिटी कार्ड कलेक्ट करके जाना है। ठीक है? ओके सर। कम से कम 1 दिन पहले, आप 10 दिन पहले भी आ गए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिनिमम एटलीस्ट 1 दिन पहले, ताकि आपकी छुट्टियाँ कम से कम हो। यस। और कौन है? और आई होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चन। फिर भी किसको पूछना है अपने मन में? नीतीश जी बोलिए। सर वही था, बोल रहा था कि सर 24 को पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अर्ली मॉर्निंग आप 24 को बैच पहुंच जाए 25। सीखा अर्ली है सर, मॉर्निंग बैच सीखा ही पहुंचो, है। नो प्रॉब्लम, लेकिन 10 से 5 बजे तक आप आ जाना। दैट्स इट। ठीक है? ओ ठीक है सर, सीखा सी बैच का यस, ही है सर मेरा भी। ठीक है। और किसको क्वेश्चन है, या फिर आगे बढ़े? यूनिट 2 और यूनिट 2 हमें खत्म करना है। सॉरी सर, इंटरव्यू ऋषिकेश ड्यू। जी बोलिए। ऋषिकेश जी बोलिए ना। सर मेरा ना एक्चुअली 21 को आने का प्लान था, तो फिर मैं 23 को आता हूँ उधर, क्योंकि 24 आप 25 को एग्जाम है। तो सी ठीक है, है मेरा, देखो वो बैच सी आप है।
ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, आपको 21 को आना है, आपको 23 को आना है, एज यू विश, आप कभी भी आ सकते हो। ठीक है, ओके सर, यही पूछा क्योंकि आपने बोला था ना एक दिन पहले, तो मैं 21 की करनी थी, इसलिए पूछ रहा था, मैं वही कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, मनसुख जी बोलिए। सर कुछ नहीं, अपना लेक्चर जो रिकॉर्डेड करते हैं ना, थोड़ा स्क्रीन के साथ रहेगा तो हम मतलब उसको ऑनलाइन जब चाहे तब दे सकते हैं। रिकॉर्डेड यस लेक्चर है यस ना यस, उसमें। एक्चुअली यस, मुझे बाद में पता चला कि अरे उसमें स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं भूल गया था। मतलब वो स्क्रीन अलग चला गया था, तो अभी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सर, यस, अभी लेक्चर चालू करते हैं। हाँ हाँ, यस। अमित जी बोलिए, आपका कोई क्वेश्चन है और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप। जी दीपक जी बोलिए। गुड गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है सर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये जो आपने इतना सारा मतलब जो मटेरियल भेजा अभी आज ही, तो मतलब इतना सारा मटेरियल सर, एक हफ्ता ही हमारे पास है, मतलब इतना सारा हम कैसे कवर कर पाएंगे? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा अरे इतना, गाइडेंस क्लास के एंड में आप दे यस यस, दीजिएगा। ठीक है, चलेगा। देखो इस ये क्या है, मैं आपको सच बताऊं कि ये जो आज मैंने मटेरियल भेजा है, इसको कलेक्ट करने के लिए मैंने पूरा अपना दिन गवाया है, इन्वेस्ट किया है मैंने पूरा टाइम। तो अगर कोई भी केमिकल इंडस्ट्री से है या फिर प्रोसेस इंडस्ट्री से है, अगर सच में उसको सेफ्टी में फॉलो करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो मैंने आज व्हाट्सएप पर भेजा है वो उतना भी पढ़ लेगा ना और समझ जाएगा ना, तो वो प्रोसेस सेफ्टी में मतलब उसको ऑलमोस्ट इनफ नॉलेज हो जाएगा। मैं एक्सपर्ट तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट हमारे फील्ड में बहुत कम है। ठीक है, नहीं, पूरा नॉलेज कभी भी होगा नहीं। एक्चुअली सर ठीक है, लेकिन ये फील्ड इतना वाइल्ड, मतलब बहुत बड़ा है कि मतलब इसमें कितना भी पढ़ो ना कम ही है। पर आपने जो जो चीज़ आपका टाइम इन्वेस्ट करके ये जो निकाला है हमारे लिए बहुत अच्छा है। बस यस मुझे क्वेश्चन बस ये लास्ट ये था कि आप एंड ऑफ द लेक्चर खाली ये बता दीजिएगा सर कि मतलब हमें पढ़ना कितना है क्योंकि यस, एग्जाम करेक्ट। मैं, हाँ हाँ, मैं समझ गया तुम पढ़ना कितना है। देखो मैंने इस ये लेक्चर से पहले आपको एक नोट्स भेजा था, देखो उसमें सारे यूनिट्स कवर है। देखिए, केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, लास्ट ऑल यूनिट्स करके एक पीडीएफ है, वो बस पढ़ लेना, वो भी एडिक्वेट है। ठीक है, जी जी दैट्स इट। सर, और वो क्वेश्चन आंसर भी पढ़ोगे तो भी इनफ है। ये तो एक्स्ट्रा मैंने ऐसे ही भेज दिया था, ऐसे ही मतलब कि आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भेज दिया था। और हाँ, इंडियन स्टैंडर्ड और एक्ट पढ़ना, दैट्स इट। बाकी के आप बुक जब फ्री टाइम हो तब आप रेफर कीजिए। ठीक। सॉरी सर, एक बार फिर से बोलेंगे आप क्या पढ़ना? एक्ट पढ़ना और एक्ट पढ़ना है, मैंने बुक भेजा है वो बुक पढ़ना है, और बुक मैंने लास्ट वीक में भेजा है। ठीक है, ऑल यूनिट करके केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट ऑल यूनिट्स ऐसा करके एक पीडीएफ है, जिसमें सारे यूनिट्स के नोट्स है, वही पढ़ोगे तो भी बहुत है। ठीक है। और सर ये ऑक्यूपेशनल वाला जो आपने लास्ट से लास्ट लेक्चर में जब ये जो सेक्शन वाइज है और जो उसका मतलब कॉन्ट्रावेंशन और रिकमेंडेशन वाला है, वो तो खास पढ़ना ही है ना, कि उसके अलावा कुछ और भी यस है? यस, नहीं नहीं, लेजिस्लेशन में तो सभी पढ़ना है। आप जितना लेजिस्लेशन में कैसा करो, देखो मैं आपको आसान करके देता हूँ। जो भी मैं एमसीक्यू देता ना, वो मन लगा के पढ़े। सबसे पहले तो एमसीक्यू पूरा कवर कर लीजिए। जी ठीक है, सर। उसके बाद एक्ट जब आप खोलोगे ना, लेजिस्लेशन सब्जेक्ट की बात करो तो सेक्शन वाइज पढ़ लेना, मतलब सेक्शन के नाम पढ़ लेना, और टाइम बच जाए। ओके देन सर। थर्ड स्टेप, आपको जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस लगता है ना, तो वो पढ़ लेना। और जो भी वीडियोस वगैरह मैंने डाली है तो उसमें देख लेना, जब भी मैं मेंशन करता हूँ कि गाइस दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, तो वो पढ़ लेना, बिकॉज वो रिपीटेटिवली क्वेश्चन उस पर ही आते हैं, क्योंकि तो उस लास्ट पर ध्यान लास्ट देना। लास्ट सेक्शन में आपने आईएलओ से रिलेटेड ज्यादा कहा था, क्योंकि इसको ज्यादा मतलब करना, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। देखो हर एक जो टॉपिक है ना, उसका वेटेज है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यहाँ पर मेरे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर सिलेबस का पीडीएफ है, और आपके पास भी है सिलेबस, तो आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, मैं सब्जेक्ट दिखा रहा हूँ आपको, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन। ठीक है, तब इसमें कितने मार्क्स को कौन सा चैप्टर है ये देख लीजिए। तो पहला जो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और उसके जो बीओसीडब्ल्यू एक्ट है, तो उसके ऊपर सिर्फ 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, ये सब एक्ट मिला के। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट वगैरह, ठीक है, इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट, तो 12 मार्क्स के लिए वेटेज है। तो कितना क्वेश्चन आएगा? 6 क्वेश्चन आएगा। फिर पीएफ हो गया, कंपेंसेशन हो गया, ईएसआईसी एक्ट हो गया, कि उसका वेटेज जो है वो 12 मार्क्स का है, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, ओके ओके फिर सर, ठीक है सर। इंडियन
ओके, इंडियन बॉयलर एक्ट हो गया, उसके लिए 12 मार्क्स है। और लास्ट में अगर आप देखोगे ना आईलो कन्वेंशन गाइस, ये देखो तो उसके लिए भी 12 मार्क्स है। देन चैप्टर 5 मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर है, तो उसके लिए भी 12 मार्क्स है। तो ये पढ़ लेना, दैट्स इट। अब मैं आपको जो आज के जो बुक दिखा रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। ये बुक जो मैंने क्यों दी, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दी हुई है, ठीक है? ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है सजेस्टेड लर्निंग रिसोर्सेज। अब ये सारा जो है ये कॉपीराइटेड मटेरियल है, ठीक है? तो 18 यहाँ पर उन्होंने दिया था, उसमें से 2-3 चीज़ें रिपिटेटिव है। तो जितना भी हो सका मेरे तरफ से मैंने आपको सब भेज दिया है यहाँ पर, ठीक है? तो जी ये जी पढ़ लेना, बहुत अच्छा है ये। यस, जी जी अगर किसी को डाउट है तो अभी हम रिज़्यूम करेंगे क्लास। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। आज यूनिट 2 और यूनिट 3 हम कवर करेंगे। यूनिट 2 जो है हमारे सब्जेक्ट का केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का, सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, लोडिंग, अनलोडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ केमिकल्स, ठीक। तो जब हम केमिकल्स, हजार्डस केमिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक, तो उनका जो स्टोरेज होता है, हैंडलिंग होता है, जो भी व्हीकल्स या कंटेनर्स होता है, उसमें से लोडिंग, अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन के वक्त ही सबसे ज्यादा यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं। ओनली अगर आप देखोगे तो 20-30% एक्सीडेंट ही सिर्फ प्रोसेस के वक्त होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका स्टोरेज, हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट अगर इसमें होते हैं, तो सब हमें समझना पड़ेगा कि क्या रीज़न्स है कि इनके एक्सीडेंट्स होते हैं, और देन आपको उन्हें प्रिवेंट करने के लिए सेफ्टी लेनी पड़ेगी। पप्पू जी बोलिए। सर आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? यस, यस, स्क्रीन शेयर किया है मैंने। आप सभी मेरे को को दिख रहा दिख है ना नहीं रहा है स्क्रीन? सर। आप एग्जिट करिए, वापस जॉइन कीजिए, मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। आई होप सभी को दिख रहा होगा। किसको नहीं दिख रहा, ऐसा कोई है क्या? प्लीज बताइए मुझे। दिख रहा है सर। आई होप सभी को दिख रहा है। अगर किसी को नहीं दिख रहा प्लीज एग्जिट होइए, इमीडिएटली रिजॉइन कीजिए। सेम लिंक पर टच करके आपको स्क्रीन दिखा देगा। मैंने पिन करके रखता हूँ इसलिए मैं। तो जब आप कोई भी हजार्डस मटेरियल का रिसीव करते हो, स्टोरेज करते हो, हैंडलिंग करते हो, तो जो भी लोग इसमें काम करते हैं ना, तो वो सबसे पहले उनको हजार्ड के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। तो ये अवेयरनेस हम उनको ट्रेनिंग और एजुकेशन के थ्रू देते हैं। इस काम में क्या-क्या रिस्क इन्वॉल्व है, जैसे कि फिर उस केमिकल का नेचर हमें पता होना चाहिए, क्या वो टॉक्सिक है, क्या वो फ्लेमेबल है, क्या वो रिएक्टिव है, ठीक है? कार्सिनोजेनिक है क्या? कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है उसके अगर एक्सपोज़र में अगर कोई पर्सन आता है तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। क्या वो ऑक्सीडाइज़र है क्या? तो ये भी हम जान लेते हैं, या फिर उसकी कोई अदर प्रॉपर्टीज़ है जिससे हज़ार्ड्स ऑब्टेन हो सकते हैं, तो ये हम हीरा में कवर करते हैं, ठीक है? रिस्क असेसमेंट में, हज़ार्ड आइडेंटिफाइंग में, तो ये आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी कंटेनर में हम उसे रखते हैं, उसको लेबलिंग प्रॉपर्ली होना चाहिए। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ, जब हम ऑडिट करने जाते हो, मेरा खुद का बिज़नेस भी है, मैं ऑडिटर भी हूँ गवर्नमेंट सर्टिफाइड। तो जब हम कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में, लैब में जब हम जाते हैं, तो बहुत सारे केमिकल हमें ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, मतलब वो पानी की तरह दिखते हैं, ठीक है? और पानी और उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो कोई भी अगर विज़िटर हो गया, कोई भी पर्सन हो गया, तो उसको आइडेंटिफ़ाई होना चाहिए कि इस कंटेनर में या कोई बॉटल भी हो गया, कोई भी हो गया, तो उसमें कौन-सा केमिकल है। ठीक है? तो इसके लिए हम प्रॉपरली लेबल होना चाहिए। तो जब भी हम वर्क प्लेस पर जाते हैं, अगर किसी एम्प्लॉयी ने वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर रखा है, चाहे कोई भी बॉटल हो, तो हम वो मैंडेटरी करते हैं कि वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर का लेबलिंग हो, या फिर वो मार्कर से भी लिख दे कि ये ड्रिंकिंग वाटर है, तो भी इनफ है। स्टिकर देके उस पर भी पेन से भी लिख दे क्या ये ड्रिंकिंग वाटर है, इनफ है, और उस कंटेनर में सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर ही जाएगा। तो ये हम यहाँ पर चेक करते हैं, तो प्रॉपर लेबलिंग इम्पोर्टेंट है। और कभी-कभी क्या होता है कि इनकम्पैटिबल जो केमिकल्स होते हैं, वो मिक्स होने के चांसेस हम अवॉइड करते हैं लेबलिंग के थ्रू। इनकम्पैटिबल केमिकल्स का मतलब होता है अगर 2 केमिकल्स एक दूसरे के इनकम्पैटिबल है और एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, तो वहाँ पर रिएक्शन होगा और फिर खतरा ज़्यादा बढ़ेगा वहाँ पर। एक्सप्लोजन हो सकता है, रनअवे रिएक्शन हो सकता है, ठीक है? तो ये इनकम्पैटिबल होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे को सूट नहीं करते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। तो कुछ एक्सीडेंट ऐसे भी हुए हैं इनकम्पैटिबल केमिकल मिक्स होने की वजह से। देन एमएसडीएस, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। आगे हम देखेंगे एमएसडीएस की कंटेंट, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना।
पैकेजिंग प्रॉपरली होना चाहिए ताकि अगर गलती से गिर भी गया तो वहाँ पर डैमेज ना हो कंटेनर और लीकेज स्पिलेज के प्रॉब्लम्स ना हो क्योंकि केमिकल्स के साथ या फिर गैसेस के साथ ये चीज़ें होती रहती हैं। सेग्रीगेशन ऑफ इनकम्पैटिबल केमिकल्स मैंने जैसे बताया कि उनका कंपैटिबिलिटी आपको चेक करना पड़ेगा। प्रॉपरली वेंटिलेशन ऑफ कोर्स वहाँ पर होना चाहिए ताकि जो भी हार्मफुल फ्यूम्स, वेपर्स वहाँ पर स्टोरेज में ना रहे ताकि अगर कोई पर्सन हो जाए वहाँ पर तो ऐसे फ्यूम्स या फिर वेपर से वो अनकॉन्शियस ना हो या फिर उसके हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट ना हो। एंड देन इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग चाहे ऑन साइट हो या ऑफ साइट हो, रिस्पॉन्स प्लान वहाँ पर रेडी होना चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, स्पिलेज, लीकेज या फिर फायर हो गया, एक्सप्लोजन हो गया तो आपका आपको पता होना चाहिए कि क्या हमें प्रोसेस करना है। लास्ट में हज़ार्ड कंट्रोल करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि एक्सीडेंट के चांसेस है देन वी प्रोवाइड पीपीज टू आवर एम्प्लॉयज whoever the user is, ठीक है? जो भी इस्तेमाल कर रहा है तो उन्हें हम पीपीई देते हैं। तो पीपीई में हम कैनिस्टर मास्क या फिर केमिकल मास्क उनको देते हैं, सेफ्टी गॉगल्स उनको प्रोवाइड करते हैं, केमिकल ग्लोव्स प्रोवाइड करते हैं, अगर लगे तो पूरा ओवरऑल बॉडी का सूट, केमिकल सूट वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितने मैग्नीट्यूड का हज़ार्ड हो सकता है, क्या प्रोसेस है, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। यस स्पिलेज किट वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है? स्पिल रिस्पॉन्स के लिए, क्लीनअप के लिए यहाँ पर। फायर सेफ्टी मेजर्स के लिए आपके पास फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए, लोग ट्रेन होने चाहिए, रेगुलरली मॉक ड्रिल यहाँ पर आपको करना चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस यहाँ पर करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग आई होप प्रोसेस सेफ्टी से होंगे तो उनको ये सारी चीज़ें तो पता है। और जो भी ये मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है? बस रूटीनली आप सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैनेजमेंट है सब मिलके जो भी एक्स्ट्रा या फिर लार्ज लेयर का जो सेफ्टी रहता है वो ऑलरेडी वहाँ पर सिस्टम में सेट कर दिया है। आपको बस क्या करना है रूटीन वहाँ पर फॉलो करना है। देन अगेन यस सिक्योर एक्सेस वहाँ पर होना चाहिए। अनऑथराइज्ड पर्सन को कोई भी एंट्री नहीं देनी चाहिए। ऑथराइज्ड पर्सन को ही सिर्फ वहाँ पर लैब हो गया या फिर प्रोसेस एरिया हो गया रिएक्टर के पास या ऐसे एरियाज़ में कि जहाँ पर हज़ार्डस केमिकल स्टोर्ड है, वहाँ पर एक्सेस होना चाहिए, एंट्री होनी चाहिए। एंड देन हज़ार्डस जो भी केमिकल वेस्ट है, तो उसका सही से मैनेजमेंट होना चाहिए। आप ऐसे केमिकल का डिस्पोज़ल या फिर उसका सप्लाई ऐसे ही कंपनी को करिए जिनके पास एमपीसीबी या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो भी वेस्ट ट्रीटमेंट या फिर वेस्ट मैनेजमेंट का लाइसेंस हो और जितना भी वेस्ट आपने उनको प्रोवाइड किया है, उसका आपके पास रिसीट होना चाहिए, ठीक है? कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हो ओरली थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू पोस्टर्स लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट वाला भी बंदा है तो उसको पता होना चाहिए कि क्या हज़ार्ड है। जो भी आप केमिकल्स आपके फैक्ट्रीज़ में है, ऑर्गेनाइज़ेशन में उसके साथ क्या हज़ार्ड है, क्या हो सकता है और हमें किस तरीके से सेफ्टी लेनी है। तो हर एक लेवल पर टॉप मैनेजमेंट से लेके नीचे के मोस्ट लोअर डेजिग्नेशन का जो भी पर्सन होगा, उसके साथ आपको सही से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उनको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड देन इसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ है, यहाँ पर हम उससे कवर करेंगे। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट? देखो मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट ये है क्या? सबसे पहले वो समझ लेते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट और उसमें किसी स्पेसिफिक हज़ार्डस केमिकल्स के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है और टोटली 16 तरह का इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है उस डॉक्यूमेंट में। और जहाँ-जहाँ पर ये हज़ार्डस केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, स्टोर किया जाता है, कंटेनर पैक किया जाता है, तो वहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट देना कंपल्सरी है। और जो भी एमएसडीएस में जो कंटेंट्स रहता है, तो उसका 2 लैंग्वेज में होना मैंडेटरी है। सबसे पहले तो इंग्लिश और सेकंड लोकल लैंग्वेज में, ठीक है? अब कौन से कंटेंट्स रहते हैं? तो इसमें 16 टाइप का इन्फॉर्मेशन रहता है। इससे हम सेक्शन वाइज़ यहाँ पर डिवाइड किया गया है और यही 16 सेक्शन आपको किसी भी कंट्री में जाओ, आपको ये कॉमन ही मिलेगा एमएसडीएस, ठीक है? अब एमएसडीएस किस तरीके से बनाना है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हो, इंडिया स्टैंडर्ड भी है इसके बारे में। सेक्शन 1 में हमने देखा आइडेंटिफिकेशन कि क्या उसका नाम है, नोमेनक्लेचर क्या है वगैरह-वगैरह। देन सेक्शन 2 हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन उसका कि कौन से हज़ार्ड्स इस केमिकल से रिलेटेड है। सेक्शन 3 उसका कंपोज़िशन क्या है, उसके इंग्रीडिएंट्स क्या है, क्या वो 100% प्योर है या फिर 2-3 केमिकल्स या उससे ज़्यादा, तो कितना परसेंटेज ये मिला के यहाँ पर बना हुआ है। सेक्शन 4 फर्स्ट एड मेजर आपको देखने को मिलता है। सेक्शन 5 में फायर फाइटिंग मेजर्स
अगर कोई नॉन फ्लेमेबल केमिकल है तो वहाँ पर वो लिख देंगे कि ये नॉन फ्लेमेबल है, तो यहाँ पर कोई भी फायर फाइटिंग की ज़रूरत नहीं है। स्टिल अगर फायर लगती है ड्यू टू एनी रीज़न, आपको किस तरीके से बुझाना है वहाँ पर वो गाइडलाइन दे देंगे। फर्स्ट एड मेजर में आपको देखने को मिलेगा कि अगर इंजेक्शन हो जाए मतलब खाने में चला जाए, पेट में चला जाए, स्किन के थ्रू चला जाए, आँख में चला जाए, तो फिर आपको क्या फर्स्ट एड करना है, उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन उसमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन 6 एक्सीडेंटल रिलीज मेजर। एक्सीडेंटली अगर लीकेज, स्पिलेज वगैरह हो जाए तो आपको किस तरीके से कंट्रोल करना है उसको। सेक्शन 7 हैंडलिंग एंड स्टोरेज का इंस्ट्रक्शन उसमें दिया जाता है। सेक्शन 8 में आपको दिया जाता है एक्सपोजर कंट्रोल, पीपीई के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। सेक्शन 9 में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। सेक्शन 10 स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, क्या वो रिएक्टिव है, क्या वो स्टेबल है, उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है। सेक्शन 11 में टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो क्या ज़हरीला है या नहीं है, तो अगर है तो कितना ज़हरीला है, ये सारा चीज़ें LD50, LC50 के टेबल बना के वहाँ पर दिए जाते हैं। सेक्शन 12 इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि किस तरीके से इकोलॉजी पर इम्पैक्ट होगा उससे रिगार्डिंग। सेक्शन 13 डिस्पोजेबल कंसिडरेशन वो दिया जाता है। सेक्शन 14 ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन, सेक्शन सेक्शन 15 यहाँ पर मिसिंग है, तो हम देख लेंगे उसके बारे में। सेक्शन 16 अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है। तो ये यहाँ पर MSDS का कंटेंट रहता है। किसको कोई क्वेश्चन है? आप सभी ने यहाँ पर MSDS देखा होगा कि क्या है, क्या नहीं है, उसमें क्या-क्या रहता है? सेक्शन 15 के बारे में बताऊँगा 1 मिनट में। ये देख लो। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन होता है सर सेक्शन 15 में। क्या रहता है? कोरोजन? रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन होता है सर, वो एक्चुअली क्या था, केमिकल से अच्छा। रिलेटेड जो रेगुलेशन होता है उसमें मेंशन होता है सर। हाँ, यस, थैंक यू। रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मतलब कि ये जो भी मटेरियल है, ये अगर इंडिया में है तो इंडिया में इस पर कौन-कौन से रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं, एक्ट एप्लीकेबल होते हैं, स्टैंडर्ड्स, रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, तो उसका रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है? और MSDS के ऊपर जो भी मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है, उसका पूरा कंपनी का नाम और इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब दिया जाता है उस पर। ये सारी चीज़ें MSDS के साथ यहाँ पर होती है, ठीक है? अब हम आते हैं अगेन क्वेश्चन के ऊपर। तो MSDS आई होप आप सभी को समझ गया होगा। आप कोई भी केमिकल का नाम डालिए और MSDS उसके सामने डालिए और क्लोरीन MSDS PDF करिए। आपको क्लोरीन का यहाँ पर दिख जाएगा कि सेफ्टी डाटा शीट या फिर MSDS आपको दिख जाएगा, ठीक है? कोई भी मटेरियल का डालिए अगर वो हज़ार्डस है और आपको यहाँ पर वो दिख जाएगा। यहाँ पर टाटा केमिकल्स कंपनी ने ये क्लोरीन का MSDS बनाया है। अगर आप देखोगे तो सेक्शन वाइज़ पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया है। हमने पढ़ा था कि सेक्शन 4 में फर्स्ट एड मेजर है तो वही है। सेक्शन 5 में फायर फाइटिंग मेजर है तो वही रहेगा। सीक्वेंस यहाँ पर चेंज नहीं होता है, तो ये भी याद रखना। प्रिंस जी बोलिए। सर अभी आपने बोला ना कि टाटा ने बनाया है, एक्चुअली सर MSDS तो जो मैन्युफैक्चर होता है वो प्रिपेयर करता है ना सर, वो बना के देता है। जो उसका वेंडर होता है उसका वो नाम प्रिंट करके देता है कि हाँ इस वेंडर को देना है, शायद ऐसा कुछ जहाँ तक मुझे पता है सर। करेक्ट, करेक्ट। तो टाटा केमिकल इन दिस केस इज़ अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है? तो टाटा केमिकल ने ये मैन्युफैक्चर किया होगा। ऑब्वियसली जिसका लेबलिंग कंटेनर पे जो भी है, तो उसका नाम ही यहाँ पर रहेगा, ठीक है? प्रिंस जी आई होप यू आर सैटिस्फाइड। कोई यस डाउट सर, है? यस यहाँ पर टाटा केमिकल्स ने ये मैन्युफैक्चर किया है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये बना के दिया है, ठीक है? यस एंड सर। दो जो भी रॉ मटेरियल अगर आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन जब आप लेबलिंग पैकेजिंग करते हो, आप मैन्युफैक्चर करते हो, देन यू आर रिस्पांसिबल। यू आर मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पांसिबल फॉर दैट। Number 2, why is a proper labeling important in chemical storage? तो to provide information of chemical names and hazards। और आपको शायद MSDS का हिस्ट्री पता भी होगा कि अगेन UN ने ही कंपलसरी किया है, यूनाइटेड नेशंस ने ही ये कंपलसरी किया है। और ये सारे कंट्रीज में अगर आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में लगभग, तो ये MSDS ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं करता है। कुछ इन्फॉर्मेशन ओनली चेंज हो जाती है, बाकी सब सेम ही रहता है। तो ये और जो भी सेक्शन है उनका सीक्वेंस भी सेम ही रहेगा, चाहे आप यूके में चले जाओ, रशिया में चले जाओ, सेम रहेगा इसका। व्हाट डज़ पीपीई स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट? आपको पता है पीपीई का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ सेग्रीगेटिंग इनकम्पैटिबल केमिकल इन स्टोरेज?
टू प्रिवेंट रिएक्शन बिटवीन इनकम्पैटिबल सब्सटेंस। तो हम उसे सेपरेट क्यों करते हैं, इनकम्पैटिबल जो केमिकल रहते हैं उनको दूर दूर स्टोरेज क्यों करते हैं, ताकि रिएक्शन ना हो जाए इसीलिए। व्हाई इज अ वेंटिलेशन इंपॉर्टेंट इन केमिकल स्टोरेज एरिया? टू मिनिमाइज एक्सपोजर टू द हार्मफुल फ्यूम्स और वेपर। तो उनको जो भी एम्बिएंट एयर है या फिर उसमें कैरी आउट करने के लिए हमें वेंटिलेशन सही से प्रॉपर रखना पड़ेगा, चाहे वो नेचुरल वेंटिलेशन हो या फिर मैकेनिकल या आर्टिफिशियल वेंटिलेशन हो। एमएसडीएस के कंटेंट पता है आपको, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। ट्रांसपोर्टिंग hazardous substance possess unique challenges and risk and safety precautions are। तो जब आप hazardous substance को ट्रांसपोर्ट करते हो, चाहे वो कोई केमिकल गैस हो या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है? तो आपको चैलेंजेस क्या है, आपको क्या-क्या करना यहाँ पर पड़ सकता है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आप लेते हो? आप किसी भी मोड से ट्रांसपोर्ट करो, चाहे रोड से ट्रांसपोर्ट करो, चाहे रेल से ट्रांसपोर्ट करो, चाहे एयर से ट्रांसपोर्ट करो या सी वे से ट्रांसपोर्ट करो, ठीक है? तो आपको जो भी लॉ है उसके साथ आपको कंप्लाई करना पड़ता है। और आपको ये बता दूँ, जब आप सी वे मतलब समुद्र के रास्ते से अगर शिप में अगर ट्रांसपोर्ट करते हो, तो आपको मैरीटाइम लॉ, ठीक है? सी का लॉ और या फिर वर्ल्ड के जो भी रेगुलेशंस है उन सबको कंप्लाई करना पड़ता है। तो वो और भी थोड़ा-सा ये हो जाता है और उसके लिए कंपनी ऐसी एजेंसी हायर कर लेती है जो कि कंप्लायंस वगैरह का काम करती है। देन नंबर 2, प्रॉपर पैकेजिंग होना चाहिए, ठीक है? चाहे आपका कंटेनर हो या किसी भी साइज़ का हो, देना ही पड़ता है। मतलब गलती से भी गलत लेबलिंग नहीं होना चाहिए, याद रखना, करेक्ट लेबलिंग ही होना चाहिए, मार्किंग करेक्ट होना चाहिए, इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके साथ एमएसडी शीट जाना चाहिए। ड्राइवर को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए, अगर वो रोड ट्रांसपोर्ट से ये कर रहा है तो ड्राइवर के पास ट्रेन कार्ड वगैरह भी होना चाहिए, उसका हज़ार्डस मैटर का ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए उसके पास। आगे हम ट्रेम कार्ड का फॉर्मेट भी दिखाऊँगा मैं आपको। व्हीकल का इंस्पेक्शन मेंटेनेंस रेगुलरली होना चाहिए, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए वो, ठीक है? और जनरली इस ऐसे जो व्हीकल रहता है ना, उनका बॉडी का तो कंडीशन देखा ही जाता है, लेकिन उनका जो टायर जो रहता है, उसका ट्रेड का जो डेप्थ वो भी चेक करते हैं, उसका एयर प्रेशर रेगुलरली चेक करते हैं, मतलब इंस्पेक्शन में सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर्ली चेक की जाती है, क्योंकि अगर रास्ते में अगर टायर वगैरह फट गया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, कोलैप्स हो जाता है व्हीकल। और ऐसे व्हीकल में क्या रहता है, हज़ार्डस सब्सटेंस रहता है। तो गाइस आप समझ सकते हो कि ब बहुत बड़ी इमरजेंसी हो सकती है। ऐसा महाराष्ट्र में हुआ था एक बार, एलपीजी का टैंकर था, तो वो पलटी हो गया था। मुंबई के आस-पास ये एक्सीडेंट हुआ था और ये हुआ था नदी के जो ब्रिज रहता है नदी के ऊपर, तो उसके पास ही हुआ था। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है जब आप एलपीजी का जो टैंकर रहता है, उसको अगर आग लग जाए, एग्जाम्पल अगर ये हो जाए, पलटी हो जाए, लीकेज हो जाए और उसको आग लग जाए, तो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट के पास ये रहता है चैलेंज कि वो आग को कंट्रोल करके रखते हैं, वो बुझाते नहीं पूरी तरीके से। क्योंकि अगर उन्होंने अगर उस आग को बुझा दिया ना, तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो एलपीजी उसमें से निकलते रहेगा। जब तक आप 1000% श्योर नहीं हो ना कि आप लीकेज को रोक सकते हो, तब तक वो एलपीजी टैंकर की आग को बुझाना नहीं है। बस उसके आजू-बाजू पानी मार के उसको कूल करते रहना है ताकि एक्सप्लोजन ना हो। लेकिन वो आग को कंटिन्यू आप ये फायर फाइटिंग में ट्रेनिंग दिया जाता है कि उसको जलते रहने दो जब तक आप श्योर ना हो। तो फिर ऐसा मुंबई के केस में हुआ था, तो लगभग वो 48 आवर्स तक वो पूरा टैंकर जब तक खाली नहीं हो, तो उन्होंने वो पानी मारते ही रहे। लकीली वहाँ पर रिवर था, तो उसमें पोर्टेबल पंप लगा के उन्होंने कंटीन्यूअसली जब तक वो गैस खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो जो लीकेज था, वो जो क्रैक वहाँ पर डेवलप हुआ था, तो वो मतलब फ़ील ही नहीं कर पाते अगर उन्होंने बुझा दिया रहता तो। वहाँ पर एक्सप्लोजन का चांस बढ़ जाता फिर। तो पूरा गैस जलने दिया, देन जो भी व्हीकल था उसका सही से उठा के फिर मरम्मत की। तो ऐसे भी केसेस रहते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मतलब आपको मतलब जो भी फायर डिपार्टमेंट में है उनको पता होना चाहिए, जो ऐसे एक्सीडेंट से डील करते हैं ऐसे लोगों को। देन इमरजेंसी इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, स्पिल किट हो गया या फिर एक्सटिंग्विशर हो गया, फर्स्ट एड किट हो गया, पीपीई हो गया, तो ये उनके पास होने चाहिए। अ, स कार्गो सिक्योर सही से होना चाहिए।
ठीक है, अगर आप सी वे से यहाँ पर ये करते हो तो शिपिंग कंटेनर प्रॉपरली सील होना चाहिए और उस पर भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नंबर 9 कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ड्राइवर का कंपनी के साथ या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ। रूट सही से प्लान होना चाहिए, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ अवॉइड करेंगे। जनरली आपने देखा है, ठीक है? तो उसके वक़्त इसीलिए और सेकंड रीज़न ये रहता है कि रात में जो रहता है वो टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि फायर के चांसेस जो भी फ्लेमेबल मटेरियल रहता है, तो उसको कूल करने के लिए वो रात में ही ट्रैवल करते हैं। और ऐसे एक्ट में भी लिखा गया है कि सुबह 6 से लेके मतलब सुबह 6 से पहले आपको जो भी फ्लेमेबल लिक्विड है उसका ट्रांसपोर्टेशन रोकना है, ठीक है? तो आप सिर्फ़ रात के वक़्त ही उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसको बायपास करके दिन में भी आपको ऐसे कंटेनर देखने को मिलता है। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है कि कौन-सा एक्ट है, लेकिन हज़ार्डस मटेरियल ट्रांसपोर्ट में ही कहीं होगा वो। देन टेम्परेचर कंट्रोल अगर यस टे कोई सेंसिटिव मटेरियल है जैसे कि वैक्सीन वगैरह ऐसी चीज़ें हैं तो फिर आपको यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल एसी वगैरह दिए जाते हैं कंटेनर में, उसका भी ख़्याल रखना है आपको। कभी-कभी ऐसे भी केमिकल्स होते हैं कि उनको किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही रखना पड़ता है, तो वो भी मेंटेन करना पड़ेगा आपको। सिक्योरिटी मेजर्स कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर सके, वैंडलिज्म हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, टेम्परिंग भी हो सकती है या ऑफ कोर्स ट्रांसशिपमेंट में प्रॉब्लम आता है जैसे कि ट्रक में शिपिंग कंटेनर ले गया, फिर उसको ट्रक से उठाया, फिर शिप में रख दिया, तो इसे हम ट्रांसशिपमेंट कहते हैं, ठीक है? तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, लेबलिंग सही से होना चाहिए, रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस होना चाहिए। अगर कोई इंसिडेंट हो गया तो इमीडिएटली वहाँ पर रिपोर्टिंग होना चाहिए। और किसको रिपोर्टिंग करना है इसका इंस्ट्रक्शन ड्राइवर और को ड्राइवर जो होता है उसके साथ तो उसको देना ज़रूरी है। कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग उसके साथ यहाँ पर होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं हज़ार्डस मटेरियल के क्लासेस के ऊपर। तो जनरली जो भी दुनिया में दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे पास अभी तक जो भी हज़ार्डस मटेरियल अवेलेबल है, यूनाइटेड नेशंस ने उसको 9 क्लास में डिवाइड किया गया है, ठीक है? तो क्लास 1 है एक्सप्लोजिव्स। ठीक है? तो अगर आप देखोगे एक्सप्लोसिव्स क्लास 1, क्लास 2 में क्या आता है? फ्लेमेबल गैसेस, ठीक है? ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीडाइज़र्स हो गया, इन्हेलेशन हज़ार्ड्स, नॉन फ्लेमेबल गैसेस। क्लास 3 में क्या आता है? कंबस्टिबल लिक्विड आते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड आते हैं। क्लास 4 में आता है फ्लेमेबल सॉलिड्स, डेंजरस व्हेन वेट, स्पॉन्टेनियसली कंबस्टिबल मटेरियल क्लास 4 में आते हैं और इनका लेबलिंग का ये तरीका ये देखो, ये डायमंड शेप में आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से ही मार्क करके आपको दिखता है। इसके एग्ज़ाम्पल आगे मैं कवर करूँगा। क्लास 5 में हम देखते हैं ऑक्सीडाइज़र्स, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स, क्लास 6 में टॉक्सिक जो पॉइज़न्स वगैरह होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। क्लास 7 में रेडियो एक्टिव मटेरियल फॉल होते हैं। क्लास 8 में कोरोसिव जो चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, मटेरियल हैं, वो फॉल होते हैं। यहाँ पर क्लास 9 में मिसेलेनियस हज़ार्डस मटेरियल फॉल होते हैं। मिसेलेनियस का मतलब होता है कि जो भी ये क्लास 8 में फॉल नहीं होते, वो सब क्लास 9 में फॉल होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मान लो कि कोई ऐसा केमिकल है जो कि फ्लेमेबल भी है और टॉक्सिक भी है, तो फिर वो मिसेलेनियस में चला जाता है। ठीक है? और इस तरीके से यहाँ पर सही से सेग्रीगेट करके आपको दिया गया है। आप इसमें पढ़ सकते हो यूनिट 1 और यूनिट 2 में। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया है एक्सप्लोजिव्स जैसे कि टीएनटी हो गया, डायनामाइट हो गया, ठीक है? और इसमें भी सब क्लासेस किए गए हैं, क्लास 1.1, क्लास 1.2, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो और आप एग्ज़ाम्पल वगैरह है, आप पढ़ लीजिए। मैं सब बताते नहीं बैठता हूँ अभी। देन हैशकैम कोड आता है। हैशकैम कोड के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट है। एमएसडीएस के ऊपर इससे क्वेश्चन आता है, तो वो भी ध्यान देना। हैशकैम कोड क्या रहता है? यहाँ पर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ हैशकैम कोड का। स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ना ये आपको जो भी व्हीकल से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है अगर कोई हज़ार्डस मटेरियल, तो उसके तीनों साइड में आपको ये ईआईपी पैनल इसे कहा जाता है, इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन पैनल ईआईपी कहा जाता है। या हाँ, यहाँ देखो ईआईपी, तो ये ईआईपी कहा जाता है, आपने देखा भी होगा शायद। तो इसमें सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है जैसे कि पेट्रोल उसका नाम क्या है, उसका यूएन नंबर क्या है। तो यूएन नंबर क्या रहता है कि यूनाइटेड नेशंस नंबर इसे कहा जाता है। तो पेट्रोल का यूएन नंबर है 1203
ये इंडिया में भी वही है, ये यूएस में भी वही है, जर्मनी में भी 1203 ही रहेगा, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए, अगर आप यूएस में जाओगे तो उसे पेट्रोल नहीं कहेंगे, तो उसे गैसोलीन कहेंगे, ठीक है? तो इसके लिए क्या कौन-सा मटेरियल है, क्या है? तो मैं अगेन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ट्रांसशिपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कम्युनिकेशन ना हो, सही से इन्फॉर्मेशन पहुँचे, डॉक्यूमेंटेशन के एक यूनिफ़ॉर्म फॉर्मेट के लिए यहाँ पर उनको यूएन नंबर दिया गया है और ये सारी कंट्रीज़ फॉलो करती है जो यूएन के मेंबर हैं। देन हैशकैम कोड क्या कहता है? हैशकैम कोड पेट्रोल का है 3YE, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ढूँढने के लिए हमें ये टेबल को पढ़ना पड़ेगा। हैशकैम कोड, आप इसे हैजार्डस केमिकल कोड ऐसे भी कह सकते हो। तो पेट्रोल का क्या था 3YE, तो 3 का मतलब क्या है ये देखिए फोम। तो अगर फायर लग जाती है तो आपको क्या करना है, फायर या फिर कोई भी इमरजेंसी, तो आपको पेट्रोल को फायर फाइटिंग के लिए फोम इस्तेमाल करना है, नंबर 1, ठीक है? अगर वहाँ पर पेट्रोल लीकेज हो रहा है, तो आग ना लगे इसके लिए भी वहाँ पर प्रिवेंशन के लिए फोम स्प्रे कर देते हैं, ये भी याद रखना। 3 हो गया, उसके बाद वाई का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए वाई। तो वाई का मतलब है बीए सेट आपको पहनना है पूरा, बीए या देखो बीए का मतलब यहाँ पर दिया गया है ब्रीथिंग एपरेटस प्लस प्रोटेक्टिव ग्लोव्स, ये आपको पहनना है। एंड देन उसके साइड में क्या है कंटेन, कंटेन मतलब कि आप जितना उसको कंटेन कर सको करो, कंटेन मतलब ज्यादा फैलने ना दो, ठीक है? और ई का मतलब क्या है यहाँ पर नीचे दिया गया है कंसीडर इवैक्यूएशन, तो 100-200 मीटर तक जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है आपको लोगों को इवैक्यूएट करना है अगर वो रोड पर एक्सीडेंट हुआ है तो, क्योंकि वहाँ पर क्वांटिटी भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है? तो 3Y का मतलब आपने ढूँढ लिया, 3 का मतलब फोम से आप फायर फाइटिंग करोगे, Y का मतलब है BSET आप इस्तेमाल करोगे जो भी उस ऑपरेशन में लोग काम कर रहे हैं और ज जितना भी हो सके कोशिश करोगे कि उसको कम से कम जगह पर फैलने देने की, ठीक है? तो कंटेन करना है आपको एंड देन E कंसीडर इवैक्यूएशन, तो ये इसका मतलब है हैशकैम कोड का मतलब, ठीक है? एंड देन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह दिए जाते हैं, पुलिस का नंबर, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस का नंबर, ये इमरजेंसी इन्फॉर्मेशन पैनल पर दिए जाते हैं। और ड्राइवर के पास यहाँ पर ये ट्रिम कार्ड होना ज़रूरी है। यस, किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, सो व्हाट इज़ ट्रिम कार्ड? ट्रिम कार्ड पर भी एक क्वेश्चन आएगा। ट्रिम कार्ड का फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड। तो ये क्यों ड्राइवर के पास होना मैंडेटरी है और ये कौन से ड्राइवर के पास होना मैंडेटरी है? ऐसे व्हीकल का ड्राइवर कि जिस व्हीकल से हम हज़ार्डस मटेरियल को या फिर हज़ार्डस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं, ठीक है? तो ये ओनली ट्रक्स या फिर ऐसे व्हीकल रोड ट्रांसपोर्ट के व्हीकल पर ही एप्लीकेबल रहेगा, रेलवेज़ या शिपिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। हालाँकि उनके पास भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, लेकिन ट्रेम कार्ड वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं। तो हमें ये जो फॉर्मेट क्या है ट्रेम कार्ड का ये बताइए हमें पहले? तो ये फॉर्मेट जो है यहाँ पर ये देखो फॉर्म 9 दिया गया है। यहाँ पर नीचे ब्रैकेट में लिखा है सी रूल 18 और सब रूल 2। तो ये कौन-सा रूल्स की बात हो रही है? तो हज़ार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल 2015 ये इंडिया का रूल है, तो उसकी बात हो रही है। तो उसके हिसाब से आपको ये देना ज़रूरी है। ठीक है? तो ये ट्रेम कार्ड पर क्या-क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? सीरियल नंबर हो गया, कभी-कभी आप वेस्ट में एक के साथ अलग भी मटेरियल ले जा सकते हैं, ठीक है? कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ H2SO4 का ही वेस्ट लेके जाओ, आप दूसरे एसिड या दूसरे केमिकल का भी एक ही व्हीकल में वेस्ट लेके जा रहे हो, तो कौन से टाइप का वेस्ट है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, एक्सपोज़र हज़ार्ड क्या है, फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट क्या है, आग लगने के बाद क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, लीकेज हो जाए, स्पिलेज हो जाए, एक्सीडेंट या फिर एक्सप्लोजन हो जाए तो क्या प्रोसीजर रहेगा, एक्सपर्ट सर्विस के लिए किसे कांटेक्ट करना है, उनका नाम, एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और जिसने भी भेजा है उसका यहाँ पर सील और स्टैम्प और सिग्नेचर होना चाहिए सब और डेट और प्लेस का नाम यहाँ पर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका ट्रिम कार्ड। ये हमेशा ड्राइवर के पास यहाँ पर होना चाहिए और जो भी ट्रैफिक पुलिस वगैरह है वो चेक करते हैं तब आपको ये दिखाना पड़ता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन वेरियस hazard that can pose risk to the personal property and the environment। तो क्या देखना है hazard एक्सपोजर टू द hazardous substance क्या hazard है, सेफ्टी मेजर क्या लेना है वो यहाँ पर आपको देखना है। जैसे कि कॉन्टैक्ट
विथ और इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक और हार्मफुल केमिकल्स, तो फिर आपको क्या सेफ्टी मेजर्स लेना है? तो आप सबसे पहले तो इंजीनियरिंग कंट्रोल करके जितना हो सके ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम कीजिए, ठीक है? मैनुअल जो कॉन्टैक्ट है वो कम कीजिए, नहीं हो रहा है जितना पॉसिबल हो सके उतना करिए, उसके बाद आप पीपीई यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हो। थर्ड आप सेफ्टी मेजर ले सकते हो कि एडिक्वेट वेंटिलेशन यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए, जहाँ पर हज़ार्डस मटेरियल का लोडिंग, अनलोडिंग एरियाज़ हैं यहाँ पर। एंड थर्ड इन स्टोरेज एरिया आल्सो। दूसरा हो गया केमिकल स्पिलेज लीकेज का एक हज़ार्ड रहता है। थर्ड फायर एंड एक्सप्लोजन का यहाँ पर खतरा रहता है, मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज हो सकती है, ठीक है? तो आप स्ट्रेन, स्प्रेन या फिर ऐसी इंजरीज हेवी या फिर ऑकवर्ड केमिकल कंटेनर हो गया, तो सेफ्टी मेजर्स क्या है? सबसे पहले तो उनको प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक सिखाइए थ्रू ट्रेनिंग। दूसरा है आप फोर्कलिफ्ट या फिर पैलेट जैकेट्स या फिर हेवी लोड उठाने के लिए उनका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? फोर्कलिफ्ट का जनरली इस्तेमाल करते हैं आजकल। अ, एर्गोनॉमिक प्रैक्टिसेस बताइए ताकि उनको एमएसडी कम हो जाए, एमएसडी मतलब मस्कुलोस्केलेटल जो भी इंजरीज हैं या डिसीजेस है वो कम हो जाए उनका। देन ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स, यस ट्रांसपोर्ट के वक्त एक्सीडेंट हो सकता है, तो कोलिजन हो गया, रोल ओवर हो गया, तो उसको अवॉइड करने के लिए अगेन ट्रेनिंग प्रॉपर बताइए ताकि अवेयरनेस से ये सारी चीज़ें कम हो। आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल हो रेगुलरली इंस्पेक्ट वगैरह करा जाए उसको। एक्सपोज़र टू द नॉइज़ एंड वाइब्रेशन के लिए लोडिंग एंड अनलोडिंग के वक़्त आपको हियरिंग प्रोटेक्शन देना है, ठीक है? कुछ डैम्पनिंग मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए, ताकि यहाँ पर ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट ना हो। कन्फाइन्ड स्पेसेस में ज़्यादा रिस्क रहता है आपको, जैसे कि वेंटिलेशन कम रहता है, लाइट्स कम रहती है, फ्यूम्स वहाँ पर हज़ार्डस केमिकल्स का या फिर फ्लेमेबल गैसेस प्रेज़ेंट होने का चांसेस ज़्यादा है कन्फाइन्ड स्पेस में। तो आप सेफ्टी मेजर क्या ले सकते हो? तो परमिट सिस्टम वहाँ पर इम्प्लीमेंट कीजिए कन्फाइन्ड स्पेस एंट्री के लिए। तो कन्फाइन्ड स्पेस एंट्री से पहले आप परमिट साइन कराइए, जब जो भी अथॉरिटी परमिट साइन कराती है, वो सारी चीज़ चेक करने के बाद ही आपको अलाउ करेगी, ठीक है? और जो भी उसमें प्रोसीजर दिया है, वो आप वहाँ पर फॉलो कीजिए स्ट्रिंजेंटली। इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन, तो ये भी एक हज़ार्ड है, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग यहाँ पर होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, एमएसडीएस हो गया, वर्क परमिट हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें और एसओपी तो 100% एसओपी फॉलो करना है। नहीं है एसओपी डेवलप कीजिए, ऐसा नहीं होगा कि एसओपी नहीं होगा, लेकिन अगर आप कल्चर डेवलप कर रहे हैं तो एक्जिस्टिंग नहीं होगा तो आप वहाँ पर कर सकते हो। ट्रेनिंग एजुकेशन दे सकते हो, सिक्योरिटी मेजर कर सकते हो, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड ऑडिट तो होना ही चाहिए। एमएस आईएचसी रूल्स में दिया गया है कि हर एक साल वहाँ पर ऑडिट होना चाहिए, जो भी प्रोसेस इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री है वहाँ पर। टेक्निकल आईओटीज़ का इस्तेमाल कीजिए, आजकल तो पता है आप स्काडा वगैरह इस्तेमाल करते हो वहाँ पर, ठीक है? इंस्ट्रूमेंटेशन का भी आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ताकि जो भी मैनुअल वर्किंग है वो अवॉइड कर सके, वो कम कर सके, ठीक है? आप में से कोई है क्या प्रोसेस इंडस्ट्री से, कोई है केमिकल इंडस्ट्री से हो क्या? कोई भी नहीं है? अगर है तो आप प्लीज़ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आप क्या वहाँ पर सेफ्टी फॉलो करते हो लोडिंग? जी, मनसुख जी बोलिए। जी सर, मैं हूँ अल्किलेशन प्लांट में हूँ। मैं रिलायंस इंडस्ट्री में एसीजेट है, सेफ इकोनॉमिक जोन। वहाँ पे अल्किलेट बनता है, अपना जो जेट विमान में फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। हुँ, तो हुँ। हाँ, तो उसमें क्या है सर, अपना जो एलपीजी है ना, वो हुँ, हुँ। अपना C4 करके उसको आईसी8 मतलब हाईली फ्लेमेबल उसको दोगुना बनाते हैं एसिड का यूज करके। 98.2% एसिड रहता है, उसके साथ हुँ। कैटलिस्ट मिला के ये करके उसका मतलब हाईली फ्लेमेबल अपना अल्किलेट बना रहे हैं। तो अच्छा, वहाँ पे हाँ, रिएक्टर एरिया है ना, वहाँ पे काम करना हाँ, तो ज्यादातर अपना एसिड का ज्यादा ये रहता है खतरा। तो वहाँ ओके, हरदम मतलब पीवीसी सूट पहनना पड़ता है उसमें बराबर। सर। पीवीसी, हाँ, उसमें बोलिए, सर बोलिए। पीवीसी सूट में भी 4 टाइप दिया है ABCD। मतलब हुँ, काम के हिसाब से अगर होज का कनेक्शन करना है या तो होज ले ले करना है, या तो कोई फ्लांज खोलना है हुँ, तो कितना मटेरियल आएगा उसके हिसाब से। ए टाइप में रहेगा सर केमिकल स्प्लेश गॉगल्स, पीवीसी सूट और पीवीसी ग्लोव।
अगर उसमें ओके हीटरा में बी टाइप रिस्की काम है, जहाँ ज्यादा स्पिलेज हो सकता है, ड्रॉप की जगह मतलब आ सकता है ज्यादा, तो वहां पे हुड पहनते हैं। और सी टाइप में क्या ओके है सर, गम बूट ऐड हो जाता है, हुड भी रहता है, पीवीसी सूट भी रहता है, केमिकल स्प्लेश गूगल्स निकल जाता है, उसकी जगह हुड आ जाता है। और डी में विथ ऑनलाइन बीए रहता है सर। अच्छा, वेरी गुड। ओके मनसुख जी, मुझे बताइए, जब हम टाइप सी का सूट पहनते हैं, ठीक है, तो जी सर। वहां पर ब्रीदिंग के लिए क्या है, क्या जनरली बीए सेट हम इंटरनली पहनते हैं या फिर नेचुरली ही फिर आपको सर एयर। डी टाइप एक सूट है, वो ज्यादा ये हम्म, महंगा आता है, तो वहां पे क्या करते हैं सर, ऑनलाइन भी हमारा जो प्लांट हेयर है ना, उसके साथ ऑनलाइन भी ये देते हैं, स्काबा की जगह कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो सी टाइप में अपना जो ऊपर का हुड पहन के उसके अंदर में ही सर ऑनलाइन भी ये पहन लेते हैं। और जो मैं डी टाइप सूट अच्छा। बता रहा हूँ ना सर, वो तो इनबिल्ट आता है, मतलब हम्म, उसका सिर्फ ओजी कनेक्शन करना रहता है। लेकिन वो बहुत रेयर केस में पहनते हैं, क्योंकि बंदे को उसका ट्रेनिंग नहीं मिला। तो सी टाइप में पीवीसी सूट तो नॉर्मल पहनते ही है, पीवीसी ग्लोव्स भी पहनते हैं। बराबर। लेकिन क्या ऑनलाइन भी है, तो सबको ट्रेनिंग मिला तो वो तो पहन सकते हैं, तो वो पहन के ही काम करते, हुड ऊपर में पहन लेते हैं। ठीक है, मतलब आप ऐसे यार मतलब सप्लाइड रेस्पिरेटर आप इस्तेमाल करते हो उसमें, ताकि ऑनलाइन वहां पर फ्रेश एयर का सप्लाई हो सके फूड में। जी सर जी। यस, थैंक यू मनसुख जी। ओके ओके, सर। चलते हैं हमारी तरफ। अब पिगिंग ऑपरेशन की बात करते हैं। व्हाट इज पिगिंग? सबसे पहले तो पिगिंग ऑपरेशन कहाँ जरूरत पड़ती है पिगिंग ऑपरेशन की? तो जहां पर भी पाइपलाइन है, जहां से गैस फ्लो हो रहा है, केमिकल फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर पिगिंग ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है। तो ये है क्या पिगिंग, ठीक है। तो मैं आपको कुछ पाइप एक फोटो दिखाना चाहूंगा, ये देखो। तो ये बिफोर एंड आफ्टर का यहाँ पर ये है, पाइप का इंटरनल एरिया आपको दिखाई दिया जा रहा है। तो होता क्या है कि पाइपलाइन में पानी जाने के बाद कुछ साल या फिर कुछ महीने के बाद, जनरली ईयर्स के बाद ये किया जाता है पिगिंग ऑपरेशन। या फिर अगर आपको केमिकल चेंज करना है अंदर का, तो फिर वहां पर पिगिंग ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। रस्टिंग या फिर कोई भी जाम वगैरह है, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए, क्लीन करने के लिए पाइप को इनसाइड आपको पिग इस्तेमाल करना पड़ता है, और इस ऑपरेशन को हम पिगिंग कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देख पाओगे तो ये जो डिवाइस लंबा दिया गया है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पिग कहते हैं। और इसको अंदर डाल के फिर प्रेशर फ्लो से ये क्या करता है, इंटरनली पाइप को क्लीन करता है। रस्ट होगा या फिर अदर जो भी चीजें हैं वो सब क्लीन करके बाहर निकलता है, और इस ऑपरेशन को हम पिगिंग कहते हैं, ठीक है। किसने पिगिंग देखा है क्या? प्लीज मुझे बताओ यार, मैंने देखा नहीं पिगिंग आज तक, क्या होता है, आपने किया है पिगिंग? दीपक जी बोलिए। हाँ सर, हमारे लिए किसी होता है हमारे यहाँ सभी लोग जब सेपरेट करते हैं ना, तब एक ही लाइन से दो हाँ, ब्लॉक मिलता है, उसके बीच में पिकिंग दीप, करते हैं तो उसी का। दीपक आपका आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है। हेलो दीपक, आपका आवाज सही से नहीं आ रहा, प्लीज आप। हाँ सर, अभी आ रहा है। हाँ अभी आ रहा है, बताइए। सर मैं कह रहा था हमारे कंपनी में एक ऑपरेशन होता है ड्यूटी लोडिंग हाँ, ओके। सेम मटेरियल है, मतलब सेम सेम केरोसिन पेट्रोल है, तो बीच में बीग रख के वो कुकिंग करते हैं, जैसे लाइन बाई लाइन में देखते हैं, तो सब मेजरमेंट सब हो जाता है, लाइन क्लीन भी रहती है। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। मनसुख जी बोलिए, आपके यहाँ तो होता है होगा। हैं? आप तो क्रूड इस्तेमाल करते हो, रॉ मटेरियल तो यस ऑफ कोर्स। मनसुख जी। सॉरी सर, हो मेरा पहले से ही था, मैं हटाया नहीं था। ठीक पेगिंग है मैंने भी रवि नहीं देखा भूषण है। जी, ठीक है रवि भूषण जी। सर हमने जब एक बॉयलर बना रहे थे ना सर, बॉयलर, हाँ तो हाँ उसमें जो अपना हाँ, ट्यूब ट्यूब रहता था ना सर, उसमें तो हम लोग स्पॉन्ज वाला जो नहीं रहता है, रुई रुई टाइप का रहता है, जिसमें प्रेशर दे के हम लोग उस रस्ट को साफ करता था। लेकिन वहां पे हम लोग बराबर। उसको स्पॉन्ज टेस्टिंग बोलता था, एस्पॉन टेस्टिंग, पिगिंग नहीं ओके, तो वहां पर बोलते भी थे। हाँ, पिकिंग उसको स्पॉन्ज। पिकिंग नहीं था वो। अच्छा, तो कितने इंटरनल डायमीटर कितना था रवि जी, आप बताओगे मुझे कितने साइज का था वो? वो समथिंग सर अपना 1 इंच डाया था सर, जो अपना ठीक बॉयलर है। का कॉइल आता है ना हाँ सर, हाँ, इवापोरेटर कॉइल वगैरह, इकोनोमाइजर वगैरह, तो उसको अच्छा अपना आईवीआर से वेल्डिंग कराने से पहले उसको हम लोग इंटरनली उसको करते हैं, ताकि उसमें रस्ट अच्छा, वगैरह जो लगा हो या फिर कोई अदर मटेरियल जाके उस पर चिपक गया हो, तो प्रेशर से वो बराबर। निकल जाए और अपना पाइप ठीक, क्लीन हो जाए। अच्छा, थैंक यू। हेलो राजेश जी सर, बोलिए।
सर सिटी गैस लाइन भी रहता है ना, जैसे क्रॉस कंट्री का हो, बेंगलुरु टू चेन्नई हाँ अंडरग्राउंड हाँ लाइन, हाँ उसमें हाँ भी सर जो फोम वाला बोला है ना, फोम पिकिंग होता है, उसको हाँ 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रेंज में वन हाँ पिग लॉन्चर वेल्डिंग करके उसे एक तरह से पिग डाला जाता है और कंप्रेसर से प्रेशराइज से दूसरे करेक्ट। साइड में निकाला जाता है उसको, ताकि उसमें जो भी मड फंसा हो या कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन हो वो क्लीन भी हो एग्जैक्टली। जाए और ऑब्स्ट्रक्शन भी बाहर आ जाए। तो उसमें सर लेकिन फोम टाइप पिग यूज करते हैं वो लोग, होम मेटेलिक टाइप टाइप पिग नहीं। इस्तेमाल करते हैं, मेटेलिक टाइप। यहाँ यस पर आजकल अगर आप देखोगे ना, तो इंटेलिजेंट पिग भी आते यस हैं, सर। तो आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं, इवन थिकनेस का भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्रैक का भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर आप इंटेलिजेंट पिग इस्तेमाल करो तो। जो मैं फोटो दिखा वो इंटेलिजेंट का है। मुक्तानंद जी बोलिए। सर जो पिगिंग करते हैं, जो केमिकल हम यूज करते हैं पिगिंग में, उसके बाद से जो हाँ केमिकल निकलते हैं बाहर, उसको हम क्या करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? एक्चुअली मेरे प्लांट में केमिकल पिगिंग होने ऑब्वियसली। वाला है सर। अच्छा, आपके प्लांट में पिगिंग होने वाला है, तो आफ्टर यस पिगिंग यस आप यस किस तरीके से वेस्ट मैनेज करोगे? ऑब्वियसली वो वेस्ट ही यस रहेगा यस भैया। यस ठीक है। तो जो भी यस। वेस्ट मैनेजमेंट आपका प्लांट में ये है, वही आप यहाँ पर ये करोगे। और हाँ, जिन्होंने फोम से पिगिंग किया है, प्लीज आप इंस्ट्रक्शन दीजिए आप किस तरीके से करते हो, या फिर प्रेशराइज यस एयर से यस करते प्लीज। हो या फिर प्रेशराइज फ्लूइड से करते हो। रवि जी, किसी ने पिगिंग के बारे में बताया था ना, तो आपके प्लांट में क्या करंट प्रैक्टिसेस है? सर बताइए। प्रेशराइज एयर से करते हैं सर। एयर से करते हैं, अच्छा, तो प्रेशराइज फ्लूइड से यस नहीं सर, किया जाता। कंप्रेसर है। तो नहीं नहीं हाँ हाँ, सर। तो अगर आप फ्लूइड से करते हो तो फिर आप वहां पर वेस्ट होगा, तो आप वेस्ट मैनेजमेंट जो भी है, सबसे पहले कलेक्शन के लिए आप प्रोविजंस कराइए। ठीक है। इकोलॉजी का प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, अर्थ में नहीं जाना चाहिए डियर। ठीक है, तो आप जो भी ओके। वेस्ट मैनेजमेंट करते हो, सेम उसी तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट आपको यहाँ पर करना है। अगेन आप यहाँ पर क्यूए क्यूसी का भी रिकमेंडेशन ले सकते हो, क्या हम रिसाइकल कर सकते हैं क्या, तो वो भी कंसिडर करना। ठीक है। ओके। मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्या हम यस रिसाइकल यस करके यस। रीयूज कर सकते हैं क्या, तो वो भी उनसे एक बार कंसल्ट कर लेना टीम में। ओके, आई होप क्लियर हो आप। ठीक है, चलते आगे। तो अभी पिगिंग का मैंने बता दिया कि पिगिंग कहाँ पर होता है, जहां पर लार्ज पाइपलाइन वगैरह होती है, छोटे 1-2 इंच का, 4 इंच का नहीं। तो जहां पर भी लेट्स से कि 6 मोर देन 4 to 6 इंचेस, ठीक है, तो अगर उनका आईडी होगा और लेंथ में अगर ज्यादा है, तो वहां पर पिगिंग ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है। तो अगर आप स्टैंडर्ड पिगिंग ऑपरेशन का अगर स्टेप देखें, तो सबसे पहले होता है प्लानिंग कि कब करना है, क्या करना है, फिर फ्लश आउट किया जाता है केमिकल्स को, देन पिगिंग हम कंप्रेसर वगैरह सेट किया जाता है, देन पिग कौन से टाइप का चूज करना है, कितने साइज का होगा, इंस्पेक्शन करने के बाद फिर हम प्लानिंग के बाद उसे लॉन्च करते हैं। और वो पूरी तरीके से ट्रैवल होगा पाइपलाइन के थ्रू, क्लीनिंग होगा, ड्यूरिंग मीनवाइल आप इंस्पेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है। पिग को फिर रिट्रीवल भी करना पड़ सकता है, कभी-कभी पिग ट्रैप हो जाता है, तो ये भी दिक्कतें आती हैं, तो वो भी आपको रिट्रीव करना पड़ेगा। देन एनालिसिस रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि और कभी-कभी मल्टीपल टाइम्स में भी पिगिंग होता है। ऐसा नहीं कि आप वन गो में सारा चीज़ें यहाँ पर जो भी है क्लीन होगा, कभी-कभी मल्टीपल्स आपको गो देना ही पड़ता है। ठीक है। आजकल अगर आप देखोगे तो इंटेलिजेंट पिगिंग ये जो दिखा रहा है, यहाँ पर डेटा एक्विजिशन करता है, इसमें बहुत सारे सेंसर्स वगैरह लगाए रहे, लेकिन इंडिया में मैंने नहीं देखा है इंटेलिजेंट पिगिंग, शायद करते होंगे कुछ लोग। ठीक है, लेकिन मैंने नहीं देखा है, तो बहुत ही अच्छा डेटा एक्विजिशंस वो करता है और आपको सही इन्फॉर्मेशन देता है कि क्या कितना थिकनेस कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, रस्ट कहाँ पर ज़्यादा है, क्रैक कहाँ पर डेवलप हुआ है। क्लीनिंग भी होता है और डेटा कलेक्शन भी यहाँ पर होता है, और आपको सारा ग्राफ वगैरह डैशबोर्ड पर दिखने को मिलता है आपको। अब कुछ कंसल्टेंट या फिर कंपनी डीएनवी जैसे कंपनी भी ये प्रोवाइड करती है, ड्यूपॉन्ट भी आपको प्रोवाइड करती है इंटेलिजेंट पिगिंग। चलो आगे चलते हैं। चैप्टर 2 यहाँ पर खत्म होता है, चैप्टर 3 बहुत ही वास्ट है, तो गाइस यू हैव टू आपको ही करना पड़ेगा। मैं आपको चैप्टर 3 का आइडिया दे देता हूँ कि क्या-क्या क्वेश्चन्स आ सकते हैं, कौन से टॉपिक इसमें दिए गए हैं। ठीक है? तो चैप्टर यूनिट 3 का नाम है यहाँ पर प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है? तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट क्या है? तो उससे पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं, प्रोसेस क्या है? तो क्या कोई बताएगा मुझे व्हाट इज़ प्रोसेस? प्रोसेस किसे कहा जाता है? जनरली कोई भी, प्रोसेस किसे कहा जाता है? कोई बताएगा? बहुत जनरल क्वेश्चन है। जो मैं आज बुक दिया है ना पूरा मटेरियल जिसे आप कहोगे, तो उसमें प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का डेफिनेशन हर एक डॉक्यूमेंट में आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा।
प्रोसेस क्या रहता है गाइस, कोई भी केमिकल या फिर कोई भी मटेरियल, ठीक है? उसके ऊपर अगर हम कुछ भी वैल्यू एडिशन करते हैं, चाहे उसको गर्म करना हो, चाहे उसको ठंडा करना हो, ठीक है? बॉयल कराना हो, दूसरे केमिकल के साथ या दूसरे गैस के साथ मिक्स कराना हो, या फिर गैस का कन्वर्जन लिक्विड में कराना हो, लिक्विड का गैस में कराना हो, या फिर सॉलिड में कन्वर्जन कराना हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए जो भी चीज़ें हम करते हैं, तो उससे प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो। और जब हम हज़ार्डस मटेरियल के साथ, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उनके साथ अगर हम प्रोसेस करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम हज़ार्डस प्रोसेस कहते हैं। नंबर 2, और उसका एक दूसरा भी एस्पेक्ट है कि अगर हम प्रोसेस हज़ार्डस प्रोसेस कर रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और ऐसे एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए या फिर आफ्टर इमरजेंसी उसको मिटिगेट करने के लिए जो भी हम सेफ्टी लेते हैं, तो उसे हम प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट कहते हैं। तो इट्स दैट सिंपल, ठीक है? तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट है बहुत ही वास्ट, लेकिन सबसे पहले आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा और प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का इस तरीके से जनरल डेफिनिशन समझना पड़ेगा। एक बार अंडरस्टैंड होने के बाद फिर आप प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का ABCD से लेके ज़ेड तक आप समझ पाओगे, और उसके लिए जो भी गाइडेंस है पूरा बुकलेट मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। अब हम चलते हैं सिलेबस के ऊपर। अब प्रोसेस सेफ्टी पर्पस क्या है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का? ऑब्वियसली कोई भी इंडस्ट्री में सेफ्टी मैनेजमेंट का पर्पस जनरल रहता है। नंबर 1, एक तो आपके हज़ार्ड आइडेंटिफाई करना कि अगर ये प्रोसेस है, ये मटेरियल है, तो उसके साथ क्या-क्या हज़ार्ड हो सकते हैं, ठीक है? अगर कोई इमरजेंसी आ गई, तो कितने बड़े मैग्नीट्यूड का इमरजेंसी हो सकता है, उसका मेरे प्रॉपर्टी पर, मेरे लोगों पर, एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसका एनालिसिस आपको करना, ठीक है? तो ये पर्पस है, ये अंडरस्टैंड करना कि आप क्या कर रहे हो वो समझना, उससे क्या खतरा है, और अगर इमरजेंसी होता है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका लॉस कितना होगा, ये समझना, ये पर्पस है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है कि अगर आप यहाँ पर हज़ार्ड समझ गए हो, तो फिर उस हज़ार्ड को तो एट फर्स्ट प्लेस आप प्रिवेंट करो। अगर आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो उसको एक्सेप्टेबल लेवल पर हज़ार्ड कम करो, उसका रिस्क कम कर दो। तो ये प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि आप और हायर लेवल का सेफ्टी किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते। करंटली तो आपका है, एडिक्वेट है, लेकिन आप और कुछ इम्प्रूव करा सकते हो, तो उसे हम कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं। और ये बहुत सारे एरियाज़ में आप कर सकते हो, ठीक है? जब आप 4M कहते हो या फिर 5M कहते हो, जैसे कि मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड, ठीक है? तो ये जो 4 एरिया है 4 एम्स, तो इसमें आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, कंटीन्यूअस इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया पर्पस ऑफ PSM। फिर प्रोसेस सेफ्टी कल्चर आ गया, फिर इस पे बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी आ गया, ट्रेनिंग आ गया, इंजीनियरिंग कंट्रोल आ गया, हायरार्की आ गया, लोपा आ गया, ठीक है? तो ये सब भी इसमें आते हैं। लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है? एनालिसिस, तो ये हो गया लोपा। तो यहाँ पर जब हम लोपा की बात करेंगे, लोपा का इमेज भी दिखाऊँगा क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आता है हज़ार्डस एरिया क्लासिफिकेशन, और तीसरा क्वेश्चन आता है आपको मैनेजमेंट ऑफ चेंज के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोपा की बात करेंगे। मैं यहाँ पर देखता हूँ लोपा का इमेज है क्या? लोपा का फोटो था। आई होप आप देख पा रहे हो। तो लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो, तो उसको जो भी लेयर है उसमें ही हम मिटिगेट करने की कोशिश करें। जैसे कि प्रोसेस में, अगर प्रोसेस लेवल पर ही उसको खत्म करने की हम कोशिश करें। स्टूडेंट मैं आपको अगेन इंस्ट्रक्ट करना चाहूँगा कि अगर किसी की अटेंडेंस बाकी है तो प्लीज़ आप मैसेज बॉक्स में जाके आपका नाम टाइप करके सेंड कर दीजिए। और अभी फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होते आया है, तो ये बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। जॉइन करते ही आपको मैसेज सेंड करना चाहिए। तो लेयर क्या है? सबसे पहले तो प्रोसेस में आप
जो भी प्रोटेक्शन का लेयर वहां पर डेवलप कर सकते हो। सबसे ज्यादा तो जो भी सेफ्टी लेयर जो दिया जाता है वो प्रोसेस में ही दिया जाता है, चाहे वो गार्डिंग हो, चाहे आपके एसओपीज हो या जो भी हो, तो प्रोसेस लेवल पर ही आप सबसे ज्यादा यहाँ पर जो भी फर्स्ट लेयर है लोपा का प्रोसेस, तो उसमें ही ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी डेवलप करने की कोशिश कीजिए। दूसरा होगा बेसिक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। तीसरा लेयर है अलार्म एंड ऑपरेटर इंटरवेंशन, ठीक है, जैसे कि इमरजेंसी अलार्म सिस्टम हो गया या फिर इमरजेंसी स्टॉप बटन हो गया, ताकि ऑपरेटर वहां पर प्रोसेस को रोक सके। नंबर 4 सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम, जाके सिग्नल्स हो गया या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, ये आपको अलार्म दे और वो प्रोसेस को रोक दे यहाँ पर, ताकि इमरजेंसी ना हो, एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। नंबर 5 फिजिकल प्रोटेक्शन, जैसे रिलीफ डिवाइसेस हो गया, प्रेशर रिलीफ वॉल, सेफ्टी वॉल्स, ठीक है। नंबर 6 फिजिकल कंटेनमेंट हो गया, रूम में या लैब में या किसी एरिया तक ही उसको सीमित रखा जाए, तो ये 6 लेयर हो गया लोपा का। नंबर 7 फायर एंड गैस सिस्टम हो गया। नंबर 8 जैसे कि फ्लेयर टावर वगैरह हो गया, तो ये सारे सिस्टम है। नंबर 8 प्लांट इमरजेंसी रिस्पांस, फिर ऑन साइट इमरजेंसी प्लांट की तरफ से आपको ये 8 लेयर में आपको ये करना है। एंड देन 9 कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस, तो इसमें 2-3 चीजें आती है, म्यूचुअल एड रिस्पांस ग्रुप, ऑफसेट इमरजेंसी प्लान, पुलिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सब 9th लेयर है प्रोटेक्शन का। तो हमें ये करना है, तो ये लेयर आप समझ गए होंगे, तो जितना हो सके उतने कम लेयर तक ही ये रखना है आपको। तो भी आपका एक्सीडेंट हो गया, इमरजेंसी हो गई, तो ये सारे लेयर है प्रोटेक्शन के, तो इसको सबको एनालिसिस करना है, ठीक है। मुक्तानंद जी बोलिए। सर बेसिकली प्रोसेस प्लांट में ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस प्लांट होते हैं, तो सब में लोपा सेम ही रहता है कि डिफरेंट रहता है सर? वो इंडस्ट्रीज पे वेयर करता है। सेम लोपा लोपा yes, रहता है, सेम ही रहेगा। लोपा का सेम क्लियर। ये सारे लेयर्स है, ठीक है, ये सेम ही रहेंगे। आपका प्रोसेस अलग हो सकता है, मटेरियल अलग हो सकता है, ठीक है, आपका प्रोटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम अलग अलग हो सकता है, क्योंकि किसी की इंडस्ट्री में रिएक्टर होगा, ठीक है, तो किसी इसमें बॉयलर होगा, आप समझ रहे हो, तो प्रोसेस रॉ मटेरियल अलग हो सकता है, इट लेकिन मींस ये कि लेयर लेयर का सेम ही होगा, नहीं लेयर होगा। लेयर यस सेम ही हमारा हमारा कोशिश ये रहना चाहिए कि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड लेयर तक ही कोई भी अगर इमरजेंसी चला जाए तो थर्ड या फिर फोर्थ लेयर तक रुकना चाहिए, ठीक है। ये फिफ्थ लेयर की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जैसे कि आपके बॉयलर पर प्रेशर रिलीफ वॉल हो गया, तो उनकी भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्लियर, आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यस 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 अब प्लांट इमरजेंसी रिस्पांस मतलब क्या है, आग लग गई वगैरह, तो ये 8 लेयर तक चला गया आपका, ठीक है। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि थर्ड फोर्थ लेयर तक ही उसको कंट्रोल कर सके। अब हम आते हैं आगे। यस मनसुख जी। सर जैसे कि आप बोल रहे फोर्थ लेयर तक, मतलब प्रिवेंटिव बैरियर मिटिगेटिव बैरियर यस तक यस नहीं यस जाना है हमें। नहीं, मतलब कोशिश करना है कि एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। देखो डियर, अगर वहां तक चला गया तो समझ लेना कि एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है। अगर जी फिजिकल सर। प्रोटेक्शन जैसे कि आपके रिलीफ डिवाइसेस है, अगर वो ऑपरेट हो चुके हैं, तो आप समझ रहे हो ना कि क्या हो गया है, कि जो भी रिएक्शन है, जो भी प्रोसेस है, वो आउटरन हो चुका है, प्रेशर बढ़ गया है, या कोई भी पैरामीटर अपने लिमिट से टॉलरेंस से बाहर चला गया है, तभी फिर आपके रिलीफ डिवाइसेस ऑपरेट हो गए ना। जी सर, ओके। यस, तो वो भी नहीं होने देना है, ऐसी कोशिश करनी है आपको। तो ये सारा एनालिसिस करके आपको जो भी कंट्रोल मेजर्स है वो यहाँ पर लेने हैं। अब ये केमिकल प्रोसेस सेफ्टी की बात हो रही है। यहाँ पर लोपा अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ ना गाइस, तो पूरा दिन निकल जाएगा, बहुत वास्ट टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ पर। देन हम आते हैं मैनेजमेंट ऑफ चेंज की तरफ। सो एमओसी, एमओसी का फॉर्म करते हैं हम, एमओसी चेंज करते हैं। सो व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ चेंज? मैनेजमेंट ऑफ चेंज में अगर किसी भी रिलेटेड प्रोसेस में अगर आपका मटेरियल चेंज हो गया, मशीन चेंज हो गया, मेथड चेंज हो गया, या कुछ भी अगर चेंज हो जाता है, इवन ऑपरेटर भी अगर चेंज हो गए, तो भी आपको एमओसी फॉर्म भरना पड़ता है, पता है क्या आपको? अगर कोई अनट्रेंड है, अगर नया बंदा अगर आपने उस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया है, तो भी आपको एमओसी का फॉर्म भरना पड़ता है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो ये सारी चीजें चेक होती है। अगर किसी प्रोसेस में कोई दो केमिकल में मिक्स कर रहा हूँ, अभी मेथड में चेंज आ गया है कि हम दूसरे केमिकल ऐड कर रहे हो उसमें, तो क्या होगा? तो फिर अगेन आपको एमओसी करना पड़ता है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज करना पड़ता है। तो हम उसमें क्या करते हैं? तो हम उसमें पूरा अगेन
वो क्या प्रोसेस है वो समझ लेते हैं, आप एसओपी चेंज करते हैं, आपका हजार्ड वहां पर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज करके फिर हम सारा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसका ट्रेनिंग अवेयरनेस देते हैं और वो डॉक्यूमेंट के साथ हम फाइल में लगा देते हैं, तो उसे हम एमओसी कहते हैं, मेथड ऑफ चेंज। मुक्तानंद जी बोलिए अभी। सर जो एमओसी होता है कंपनी में किसी तरह की, या इवन हम एम्प्लॉय चेंज कर रहे हैं या कोई प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, तो सभी में लागू होगा एमओसी? ऑफ कोर्स सभी में लागू, देखो होता क्या है गाइस, ट्रस्ट मी, सभी में लागू होना चाहिए, ठीक है। एमओसी का फॉर्म हमने पूरे प्रोसेस में भरना चाहिए, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होता है कि पेपर वर्क को अवॉइड करने के लिए लोग ये करते नहीं है, लेकिन वो सच में होना चाहिए, ठीक है। अगर तो मान लो कि सर अगर किसी, यस हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। सर एमओसी हर अपनी अपनी इंडस्ट्री जो होती है, अपनी अपनी जैसे क्लाइंट हो गए, अपना अपना एमओसी का एक एसओपी होता है उनका, वो चीज फॉलो किया जाता है ना हाँ सर? करेक्ट कि करेक्ट, हमने एमओसी अगर मतलब ये कि, चेंज करना है तो यस हाँ तो यस सर कंटिन्यू कीजिए। मनसुख जी बोलिए, मनसुख जी बोलिए। सर अभी हाल में एक हमने एमओसी जॉब लिया है, पर हाँ पेराइथिलीन अच्छा, क्लोराइड करके पर्क करके केमिकल है सर। उसको हम ओके, टैंक में अनलोड करने के लिए पहले क्या करते हैं सर, क्रेन से उसको, एक ड्रम रहता है, ड्रम में पर्क रहता है हमारा, तो ड्रम को ओके, वर्टिकल में से हॉरिजॉन्टल करके उसको वहां पे स्टैंड पे रख के फिर उसको उसमें कनेक्शन करके फिर उसको अनलोड करते थे। लेकिन अभी हमने क्या किया है सर, बराबर, एओडी पंप है ना, एओडी पंप लगा के सिर्फ हाँ और मतलब अपना जो ड्रम है वो वर्टिकली खड़ा रहेगा, उसमें हम लाइन अपना अच्छा, उसका ढक्कन खोल के लाइन डाल के एयर ऑपरेटेड पंप है वो चला के तुरंत हम मटेरियल को अनलोड कर रहे हैं। तो मतलब अभी हमने एक एमओसी बराबर। जॉब किया है। एमओसी जॉब की, एमओसी में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपने भरा एमओसी फॉर्म में, रिपोर्ट में? सर एमओसी फॉर्म के लिए तो रिलायंस मेरा क्लाइंट है, तो उसने भरा है, मतलब हाँ पहले जो जो हम एमओसी अच्छा, के लिए जो मटेरियल यूज करेंगे, तो पहले तो एसओपी उसका हाँ बनाया है उसने, एसओपी भी बनाया बराबर, है सर, साथ में उसका हीटरा भी बनाया है। और ये बनने के बाद उसके पहले तो उसका जो अपना प्लांट एचओडी है, प्रोडक्शन मैनेजर है, और उसके बाद जो हाँ अपना एफई फील्ड एजुकेटिव जो परमिट ओपन करता है, उसको पहले सब लोगों को ट्रेनिंग दिया। उसके बाद क्या है, जो बराबर, मेरी टीम काम करती थी लोडिंग अनलोडिंग का, उसको भी ट्रेनिंग हाँ दिया है कि कैसे काम करना, उसको जी। डेमो भी दिखाया। उसके बाद हम्म। मतलब अब से हमको परमिट देना चालू किया उसका। डॉक्यूमेंट कौन से चेंज किए अपार्ट फ्रॉम एसओपी? एसओपी तो चेंज होता ही है, उसके बाद और क्या डॉक्यूमेंटेशन चेंज किया? एसओपी, हिटरा सर, और हिटरा एसओपी दो हीटरा ही है। में क्या क्या है आप बताइए जरा। सर जैसे हीटरा में पहले तो हमारा लोडिंग अनलोडिंग का हजार था, मतलब हाँ हाल ऑफ मटेरियल, लाइन ऑफ फायर में जैसे क्रेन का गिरना, तो वो हट गया एमओसी लेने के बाद, क्योंकि हमारा ड्रम में सिर्फ खोल के एक छोटा सा पाइप ही उसमें डालना है। तो हाँ मतलब हाँ जो ये ज्यादा था, जो अपना लाइन ऑफ फायर में आते थे ट्रेन पे चलते हैं, वहाँ स्पेस भी कम था, तो मतलब वो हट गया। तो ओके, अभी हीटरा में क्या है सर, नॉर्मल ही आ रहा है, हीटरा जो अपना नॉर्मल आता है वो। अच्छा नॉर्मल फूड। देखो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, हीटरा क्या है, इट्स सिमिलर लाइक अ हीरा, ठीक है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। लेकिन हीटरा क्या है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड टास्क रिस्क असेसमेंट होता है, तो ये स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड होता है, जी सर। मोर और लाइक जीएसए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहूंगा, आई जी होप सर, आप उसमें सभी मैं को थोड़ा क्लियरली आइडिया होगा। प्लीज प्लीज बताइए। सर, हाँ सर, अपना है जो हीरा होता है ना, वो अपना सर हाँ बनता है अपना इनिशियल रिस्क पे, और हीटरा है ना सर, वो एक्चुअल करेक्ट, रिस्क पे बनता है। और यस, अपना जो हीटरा है उसमें जो हीरा बनता है वो जनरल बन जाता है, अपना जो हीटरा बन रहा है टास्क भी लोकेशन रिलेटेड हजार, प्रोसेस रिलेटेड हजार, उसमें ऐड हो जाता है सर। ठीक ठीक, हाँ इस तरीके से ये जो भी है, प्लीज आप माइक म्यूट करके रखिए मुक्तानंद जी। ओके, और किसी किसी ने एमओसी किया है क्या, ये बताइए जरा, रिसेंटली किसी का, आपकी रिसेंटली या कोई भी एमओसी के बारे में अगर बताना चाहें तो कौन से प्रोसेस में किया था, क्या चेंज हो रहा था, आप बताइए तो। यस प्लीज, रिजू जी। सर आवाज आ रहा है क्या? डिस्टर्बेंस है? आ रहे हैं, म्यूजिक का भी आवाज आ रही है गाइस, हाँ तो बताइए। सर तो अनकंफर्टेबल अभी शादी हो रही है। ओके फाइन, मैं एक बताता हूँ। लाइक हाँ मैनेजमेंट ऑफ स्टेज में क्या है,
दिन रोड भी चेंज होगा ना प्लांट के अंदर, तो हमको एमओसी लेना पड़ता है। तो उसमें क्या है, सबसे पहला कॉस्ट कंट्रोलिंग देता है और उसका सस्टेनेबिलिटी क्या है। और हेलो, हाँ हाँ बोलिए अभी। हाँ आ रहा है ना सर, आवाज आ रहा है ना? अरे डिस्टरबेंस बहुत है डियर, आप तो थोड़ा सा ओके दूर आके प्लीज आंसर दीजिए। ओके ओके, फिर मैं बाद में करता हूँ सर। ठीक है, मैं आपको म्यूट कर दे रिजू जी, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। यहाँ पर तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा आपके क्वेश्चंस के लिए, वो है हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन। ठीक है, लोपा हो गया, आपने एमओसी के बारे में देख लिया, लेकिन हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। तो इसके रिगार्डिंग, हीरा के रिगार्डिंग और एचएससी के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी डाल दिया है इंडिया स्टैंडर्ड। लेकिन ये हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन क्यों होता है और इसका क्या बेनिफिट है? देखो, कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री में वहां पर हजार्डस एरिया 3 जोन में डिवाइड किया जाता है, जोन 0, जोन 1 और जोन 2। ठीक है, जोन 0 का मतलब होता है कि वहां ऐसा लोकेशन होता है, ऐसा एरिया रहता है कि वहां पर हर वक्त फ्लेमेबल या टॉक्सिक गैसेस प्रेजेंस रहते हैं, या उनके वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं, फ्यूम्स प्रेजेंट रहते हैं हर वक्त। ठीक है, 365 डेज। जोन 1 ऐसा रहता है कि जब आप कोई काम करते हो, कोई प्रोसेस करते हो, ऐसे ही वक्त वहां पर जो भी फ्यूम्स है, फ्लेमेबल गैसेस है, वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। अब जोन 0 का एग्जांपल दूं क्या मैं? जैसे कि इनसाइड द कंटेनर, कोई भी वेसल या रिएक्टर हो गया, बॉयलर हो गया, तो उनके इनसाइड होता है जोन 0। जोन 1 जो रहता है अराउंड मशीन के अराउंड, प्रोसेस के अराउंड, तो वो उसे हम जोन 1 कहते हैं। और जोन 2 ऐसे एरिया रहता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वही उस एरिया में फ्लेमेबल गैसेस, वेपर या फ्यूम्स वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, याद रखना। अब ये एचएससी या हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन प्रोसेस केमिकल इंडस्ट्री में क्यों किया जाता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस में हो गया या फिर आपके रिफाइनरीज में हो गया, ताकि उस एरिया में उस तरीके का इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन करने के लिए, जैसे कि फ्लेम प्रूफ इंस्टॉलेशन हो गया, तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के लिए सबसे प्राइमरी पर्पस यही है हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन का। ठीक है, हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन प्रोसेस इंडस्ट्री में तो होते रहते हैं, आप सभी को पता है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ये उसका मेन पर्पस है। जब आप इंडिया स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना, तो किस तरीके से करना है, रिपोर्ट में क्या क्या ऐड करना है, ये सब बहुत अच्छी तरीके से दिया गया है। आपके इंडस्ट्री में अगर वर्क परमिट सिस्टम हो तो उसके ऊपर भी इंडिया स्टैंडर्ड है, तो वो आप फॉलो जरूर कीजिए। ठीक है, यस, एनी क्वेश्चन? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सर मैं मेरा एक क्वेश्चन था कि सर उधर एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जाना है? एक बार स्टार्टिंग में बता रहे थे, एक आईडी कार्ड, जी, पेन और एक चीज और सर बताए थे। हॉल टिकट, आईडी कार्ड और पेन, बाकी कुछ नहीं लेके जाना। ठीक है, ओके सर। सर अभी ये जो अपना एक लेक्चर अभी जो बता रहे हैं, उसका सर क्वेश्चन आंसर मतलब एग्जांपल के लिए क्या क्या इसमें से पूछेगा अपना प्रोसेस सेफ्टी रिलेटेड, उसका कुछ सर मटेरियल? हाँ यस, उसका मटेरियल बाकी है, मैं उसका मटेरियल आपको जल्द ही भेजूंगा। ठीक है, जी उसका ओके, थैंक क्वेश्चन यू। आंसर जो है वो बाकी है। आज तो पूरा दिन गाइज मेरा उसमें ही निकल गया, यहाँ वहाँ के ढूंढ के सब आपको बुक्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पर कोई नहीं देगा आपको इतना बुक्स, तो सब ठीक है कलेक्ट सर, करके ये आपको दिया है। यही वीक में मिल जाता तो सही रहता, हम अपने से ये पढ़ लेंगे। मेरे लिए थोड़ा इजी है क्योंकि ये थोड़ा मैं देखा हुआ हूँ, तो मेरे को क्वेश्चन देखो, ये आंसर मिलेगा तो थोड़ा। प्रॉब्लम आएगा कंस्ट्रक्शन वालों के लिए, या फिर जो केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, उनके लिए एक कंसर्न है। ऑफ कोर्स मैं देने वाला हूँ आपको, तो मैं क्वेश्चन आंसर जल्दी आपको सेंड कर दूंगा और इसी वीक आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके, थैंक यू ओके। सर।